मार्केट विजार्ड सेक्शन 39। विलियम ओ'नील, स्टॉक सिलेक्शन की कला। विलियम ओ'नील अमेरिकी इकोनॉमिक सिस्टम और इसकी संभावना के एक अत्यंत आशावादी और उत्साही प्रशंसक हैं। ओ'नील कहते हैं, अमेरिका में हर साल बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलती है। अपने आप को तैयार करें और इसके लिए जाएं। आप पाएंगे कि छोटे बलूत के फल बड़े होकर विशाल ओक बन सकते हैं। लगन और हार्ड वर्क से कुछ भी संभव है। यह किया जा सकता है और सक्सेसफुल होने के लिए आपका अपना दृढ़ संकल्प सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। ओ'नील अपने शब्दों का एक क्लासिकल अमेरिकी सक्सेस की स्टोरी का जीता जागता सबूत है। महारिसेशन के कठिन वर्षों के दौरान ओक्लाहोमा में जन्मे और टेक्सास में पले बढ़े ओ'नील एक अत्यंत प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर और एक अत्यंत सक्सेसफुल बिजनेसमैन दोनों का एक कंबाइंड रूप है। ओ'नील ने 1958 में हेडन स्टोन एंड कंपनी के लिए एक स्टॉक ब्रोकर के रूप में अपना फाइनेंशियल करियर शुरू किया। यहीं पर उन्होंने पहली बार रिसर्च शुरू की, जिसके कारण उनके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के प्रमुख एलिमेंट तैयार हुए। ओ'नील के ट्रेडिंग कंसेप्ट शुरू से ही रिमार्केबल रूप से प्रभावी साबित हुए हैं। 1962-63 के दौरान 3 असाधारण बैक टू बैक ट्रेडों, शॉर्ट कॉर्वेट, लॉन्ग क्रिसलर और लॉन्ग सिंटेक्स में मुनाफे का पिरामिड बनाकर वे $5,000 के इन्वेस्टमेंट को $2 लाख में बदलने में कामयाब रहे। 1964 में ओ'नील ने अपने इन्वेस्टमेंट से मिली जीत का उपयोग न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में एक सीट खरीदने और एक इंस्टीट्यूशनल रिसर्च ब्रोकरेज फर्म विलियम ओ'नील एंड कंपनी बनाने के लिए किया। उनकी कंपनी वाइड कंप्यूटराइज्ड स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन प्रदान करने में अग्रणी थी और आज देश में सबसे अधिक सम्मानित सिक्योरिटीज रिसर्च फर्मों में से एक है। विलियम ओ'नील एंड कंपनी अपनी डेली ग्राफ चार्टिंग सर्विस के लिए 500 से अधिक प्रमुख इंस्टीट्यूशनल अकाउंट्स और 28,000 इंडिविजुअल सब्सक्राइबरों को सर्विसेज प्रदान करती है। फर्म के डेटाबेस में 7500 सिक्योरिटीज में से प्रत्येक में 120 अलग अलग स्टेटिस्टिक्स शामिल हैं। 1983 में जो निश्चित रूप से उनका सबसे साहसिक एफर्ट था, वह था ओ'नील ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के साथ सीधी कंपीट में इन्वेस्टर डेली लॉन्च किया। उन्होंने अपने स्वयं के पैसे से न्यूज़पेपर को फाइनेंस किया, यह जानते हुए कि उन्हें लॉस से उबरने में कई साल लगेंगे। 1984 में जब न्यूज़पेपर की शुरुआत 30,000 से कम प्रेस के साथ हुई तो संदेह बहुत अधिक था, जबकि वॉल स्ट्रीट जर्नल की प्रेस संख्या 2 मिलियन से अधिक थी। 1988 के मध्य तक इन्वेस्टर्स डेली की मेंबरशिप बढ़कर 1,10,000 से अधिक हो गई थी और स्प्रेड में ग्रोथ तेज हो रही थी। 2 लाख सब्सक्राइबर्स का अनुमानित ब्रेक इवन पॉइंट अब दूर की कौड़ी नहीं लगता। ओ'नील का मानना है कि इन्वेस्टर्स डेली अंततः 8 लाख रीडर्स तक बढ़ सकता है। पेपर में उनका अटूट विश्वास इस फैक्ट से उपजा है कि इन्वेस्टर डेली की फाइनेंशियल टेबल्स में स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन कहीं और अवेलेबल नहीं है। प्रति शेयर अर्निंग यानी ईपीएस रैंक, रिलेटिव स्ट्रेंथ और वॉल्यूम परसेंट चेंज। 1988 में ओ'नील ने मैकग्रा हिल द्वारा पब्लिश बुक हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स में अपने कंसेप्ट्स को कंबाइन किया। बुक एक्सीलेंट और बहुत स्पेसिफिक ट्रेडिंग सलाह के साथ क्लैरिटी और ब्रेविटी को जोड़ती है। यह वर्ष की सबसे अधिक बिकने वाली इन्वेस्टमेंट बुक थी। ओ'नील के विभिन्न बिजनेस वेंचर्स ने एक जीनियस स्टॉक इन्वेस्टर के रूप में उनके परफॉर्मेंस में बाधा नहीं डाली। पिछले 10 वर्षों के दौरान ओ'नील को अपने स्टॉक इन्वेस्ट पर सालाना ऑन एवरेज 40% से अधिक का प्रॉफिट हुआ है। उनके कुछ सबसे बड़े विनर 1970 के डेकेड के दौरान कनाडाई तेल और 1970 के डेकेड के अंत और 1980 के डेकेड की शुरुआत में पिक एंड सेव और प्राइस कंपनी थे। शायद ओ'नील की सबसे प्रसिद्ध मार्केट कॉल वॉल स्ट्रीट जर्नल के 2 फुल पेज एड थे जो प्रमुख बुल मार्केट की शुरुआत करते थे। इन एड्स का टाइम शायद ही इससे बेहतर हो सकता था, जो था मार्च 1978 और फरवरी 1982। विलियम ओ'नील एंड कंपनी एक नो फ्रिल ऑपरेशन है। जैक ने ऑफिस में इससे अधिक भीड़ भाड़ वाला माहौल शायद ही कभी देखा हो। हालांकि ओ'नील स्वयं को किसी विशेष विशेषाधिकार के लिए अकेला नहीं छोड़ते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के बीच निश्चित रूप से एक दुर्लभ बात यह है कि वे अपने ऑफिस को 2 दूसरे कर्मचारियों के साथ शेयर करते हैं। ओ'नील ने जैक को स्पष्टवादी, आत्मविश्वासी और अमेरिका के प्रति बहुत आशावान होने के कारण इम्प्रेस किया।
जैक को लगता है कि आपके स्टॉक इन्वेस्टमेंट अप्रोच को इंडिविजुअलिस्टिक और ओरिजिनल बताना उचित होगा। आपने सबसे पहले अपने ट्रेडिंग आइडिया कहाँ से डेवलप किए? मैं उसी प्रोसेस से गुजरा जो ज्यादातर लोग करते हैं। मैंने उन इन्वेस्टमेंट लेटर्स की मेंबरशिप ली और उनमें से अधिकांश ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया। मैंने पाया कि कम प्राइस वाले स्टॉक या कम प्राइस और अर्निंग यानी पीई रेशियो वाले स्टॉक खरीदने जैसी थ्योरी बहुत अच्छी नहीं थी। मैं आपको जल्दी से बता दूं कि अगर आप इस बुक को पीडीएफ में चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए किसी भी प्रोडक्ट लिंक पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पहली बार ऐसी अप्रोच कब मिली जो काम करती थी? 1959 में मैंने उन लोगों को स्टडी किया जो मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। उस टाइम ड्रेफस एंड एक बहुत शॉर्ट फंड था जो केवल $15 मिलियन मैनेज कर रहा था। फंड का मैनेजमेंट करने वाले जैक ड्रेफस अपने सभी प्रतिद्वंदियों के रिजल्ट से दोगुना परफॉर्म कर रहे थे। इसलिए मुझे उनके प्रोस्पेक्टस और कार्टलेज रिपोर्ट की कॉपी मिली और चार्ट पर ठीक उसी स्थान पर प्लांट किया गया जहां उन्होंने अपना प्रत्येक स्टॉक खरीदा था। इनमें से 100 से अधिक तो सिक्योरिटीज थी और जब मैंने उन्हें एक मेज पर रखा तो तब मेरी सबसे पहली एक्चुअल खोज हुई। कुछ नहीं, अधिकांश नहीं, लेकिन हर एक स्टॉक तब खरीदा गया था जब यह एक नई हाई प्राइस पर चला गया था। इसलिए बेहतर परफॉर्मेंस पाने के तरीके के बारे में मैंने जो पहली चीज सीखी वह यह है कि उन शेयरों को न खरीदें जो अपने लोवेस्ट लेवल के करीब हैं, बल्कि उन शेयरों को खरीदें जो वाइड बेस से बाहर आ रहे हैं और पिछले प्राइस बेस के रिलेटिव नई ऊंचाई बनाना शुरू कर रहे हैं। आप एक बड़े कदम की शुरुआत ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप ऐसे स्टॉक में 6 या 9 महीने बर्बाद न करें जो कहीं नहीं जा रहे हैं। मैंने उन शेयरों को स्टडी किया जो पिछले वर्षों में बड़े विनर रहे थे और उन विशेषताओं को खोजने का एफर्ट किया जो बड़ी सक्सेस पाने से पहले उनमें समान थी। मैंने खुद को केवल पीई रेशो जैसी प्री कंसीव्ड परसेप्शन तक ही लिमिट नहीं रखा। रियल वर्ल्ड कैसे काम करता है, इसके बेस पर एक मॉडल डेवलप करने के लिए मैंने कई वेरिएबल्स की जांच की। क्या आप विनिंग स्टॉक चुनने के लिए इस मॉडल का वर्णन कर सकते हैं? मैं याद रखने में आसान संक्षिप्त नाम कैन स्लिम का उपयोग करता हूं, यानी CANSLIM। इस नाम का प्रत्येक अक्षर ऑल टाइम ग्रेट विनर शेयरों की उनके शुरुआती डेवलपमेंट स्टेजों के दौरान भारी प्रगति करने से ठीक पहले की 7 मुख्य विशेषताओं में से एक को रिप्रेजेंट करता है। C का मतलब प्रति शेयर करंट अर्निंग है। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले शेयरों ने अपनी प्रमुख प्रगति शुरू करने से पहले पिछले वर्ष की समान तिमाही की तुलना में चालू तिमाही की कमाई में 70% की एवरेज ग्रोथ देखी। मैं इस बात से लगातार आश्चर्यचकित हूं कि कितने इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स और यहां तक कि पेंशन फंड मैनेजर भी अपरिवर्तित या कम चालू तिमाही अर्निंग वाले सामान्य स्टॉक खरीदते हैं। यदि मौजूदा कमाई खराब है तो किसी शेयर के ऊपर जाने का कोई कारण नहीं है। यदि जैसा कि हमारे रिसर्च से पता चला है सबसे अच्छे शेयरों की प्राइस में तेजी से ग्रोथ होने से पहले उनके प्रॉफिट में बड़ी ग्रोथ हुई थी, तो किसी को एवरेज कमाई के लिए क्यों एग्रीमेंट करना चाहिए? इसलिए स्टॉक सिलेक्शन में हमारा पहला बेसिक रूल यह है कि प्रति शेयर तिमाही अर्निंग साल दर साल कम से कम 20 से 50% बढ़नी चाहिए। हमारे फॉर्मूले में ए प्रति शेयर एनुअल अर्निंग को दर्शाता है। हमारे अध्ययन में शुरुआती उभरते फेज में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस करने वाले शेयरों की पिछले 5 साल की एवरेज एनुअल कंपाउंडिंग अर्निंग ग्रोथ रेट 24% थी। परफेक्ट रूप से प्रत्येक वर्ष की प्रति शेयर अर्निंग में पिछले वर्ष की अर्निंग की तुलना में ग्रोथ दिखनी चाहिए। यह स्ट्रॉन्ग करंट अर्निंग और हाई एवरेज अर्निंग ग्रोथ दोनों का एक अनूठा कॉम्बिनेशन है जो एक शानदार स्टॉक बनाता है। EPS रैंक जो इन्वेस्टर डेली में पब्लिश होती है पिछली 2 तिमाहियों के दौरान स्टॉक की परसेंट अर्निंग में ग्रोथ को पिछले 5 साल की एवरेज परसेंट अर्निंग के साथ जोड़ती है और उस आंकड़े की तुलना हमारे द्वारा कवर किए गए हर दूसरे स्टॉक से करती है। 95 की EPS रैंक का मतलब है कि किसी कंपनी की वर्तमान और 5 साल की हिस्टोरिकल कमाई ने दूसरी सभी कंपनियों की तुलना में 95% बेहतर परफॉर्मेंस किया है। हमारे फॉर्मूले में N का मतलब कुछ नया है।
नया यानी एक नया प्रोडक्ट या सर्विस, इंडस्ट्री में बदलाव या नया मैनेजमेंट हो सकता है। हमारे रिसर्च में हमने पाया कि 95% ग्रेटेस्ट विनर्स के पास कुछ नया था जो इन श्रेणियों में आता था। नया स्टॉक के लिए एक नई हाई प्राइस को भी संदर्भित करता है। हमारे सेमिनारों में हमने पाया कि 98% इन्वेस्टर नई ऊंचाई पर स्टॉक खरीदने के इच्छुक नहीं है। फिर भी यह शेयर मार्केट के बड़े कॉन्ट्रास्ट में से एक है कि जो चीज बहुत अधिक लगती है वह आमतौर पर अधिक हो जाती है और जो बहुत कम लगती है वह आमतौर पर बहुत कम हो जाती है। फार्मूले में एस आउटस्टैंडिंग शेयरों के लिए है। हमारे अध्ययन में सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले 95% शेयरों का कैपिटलाइजेशन उस पीरियड के दौरान 25 मिलियन से कम था जब उनका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा था। इन सभी शेयरों का एवरेज कैपिटलाइजेशन 11.8 मिलियन शेयर था, जबकि एवरेज आंकड़ा केवल 4.6 मिलियन था। कई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपने परचेज को केवल बड़े कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों तक लिमिटेड रखकर खुद को विकलांग बनाते हैं। ऐसा करने से वे कुछ बेहतरीन डेवलप कंपनियों को ऑटोमेटिक रूप से एलिमिनेट कर देते हैं। हमारे फार्मूले में एल का मतलब लीडर या पिछड़ा है। 1953 से 1985 के पीरियड के दौरान सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले 500 शेयरों की प्रमुख प्राइस राइज वास्तव में शुरू होने से पहले उनकी एवरेज रिलेटिव स्ट्रेंथ 87 थी। इसलिए स्टॉक सिलेक्शन में एक और बेसिक रूल अग्रणी शेयरों को चुनना है। हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले शेयरों को चुनें और पिछड़े शेयरों से बचें। मैं 80 से ऊपर रेलेवेंट स्ट्रेंथ वाली कंपनियों तक ही परचेज को लिमिटेड रखता हूं। फार्मूले में आई इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप के लिए है। इंस्टीट्यूशनल खरीदार स्टॉक की मांग का तब तक का सबसे बड़ा सोर्स है। अग्रणी शेयरों को आमतौर पर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्राप्त होता है। हालांकि कुछ इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप जरूरी होती है, अत्यधिक स्पॉन्सरशिप नहीं, क्योंकि अगर कंपनी या सामान्य रूप से मार्केट में कुछ भी गलत हुआ तो यह बड़ी सेल का सोर्स होगा। यही कारण है कि सबसे वाइड स्वामित्व वाले इंस्टीट्यूशनल स्टॉक खराब परफॉर्मेंस करने वाले हो सकते हैं। जब तक किसी कंपनी का परफॉर्मेंस इतना स्पष्ट हो जाता है कि लगभग सभी इंस्टीट्यूशंस के पास स्टॉक होता है, तब तक शायद खरीदने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। हमारे फार्मूले में एम का अर्थ मार्केट है। 4 में से 3 स्टॉक मार्केट के एवरेज में एक इम्पोर्टेंट बदलाव के रूप में एक ही इंडिकेशन में जाएंगे। इसलिए आपको यह सीखने की जरूरत है कि मार्केट के टॉप पर होने के सिग्नल्स के लिए डेली बेस पर प्राइस और वॉल्यूम की इंटरप्रिटेशन कैसे की जाए। किसी भी टाइम पूरे मार्केट में 2% से भी कम स्टॉक कैन-स्लिम फार्मूले में फिट होंगे। फार्मूला जानबूझकर रिस्ट्रिक्टिव है क्योंकि आप केवल सर्वोत्तम को चुनना चाहते हैं। यदि आप बेसबॉल टीम के लिए खिलाड़ियों की भर्ती कर रहे हो तो क्या आप 200 हिट्स की पूरी लाइनअप चुनेंगे या आप यथासंभव अधिक से अधिक 300 हिटर्स प्राप्त करने का एफर्ट करेंगे? तो अभी आपने इस बुक के सेक्शन को सुना। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कम से कम 4 दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।